हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 10th साइंस अनसॉल्व का सेट तीसरा सॉल्व करने वाले हैं, जिसका पेपर कोड 824 IL है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यानी क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से एक नोट्स बनाते चलें, ताकि आप जो है एग्ज़ाम के समय रिविज़न करने में इससे मदद मिल सके आप सभी को। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग विकल्प वाले क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग वर्णात्मक प्रश्न को देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए अवतल दर्पण का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी लास्ट कंडीशन जो है, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो ऐसे स्थिति में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब और आभासी बनेगा। इसका आपका बी वाला ऑप्शन राइट होगा। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए। इसमें दर्पण पूछा गया था, इसमें आपका लेंस पूछा गया है। तो इसका उत्तल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं। इसका सही ऑप्शन आप सभी का दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकाश के नीले रंग दिखने का क्या कारण होता है। तो आकाश का नीला रंग जो दिखता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आपको पता है कि वायुमंडल में आपके विभिन्न प्रकार के कण हैं, जिनसे प्रकाश की किरण टकरा करके बिखर जाती हैं, जिसके कारण आपका जो है वो आसमान नीले रंग का दिखाई पड़ता है। और भी इसके साथ कई कारण हैं। प्रकाश की अधिकतम चाल होती है। प्रकाश की अधिकतम चाल जो है हवा या निर्वात में होती है, हीरे में कम होता है, कांच में भी कम होता है, जल में भी कम होता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी समायोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। यानी इसमें आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। 5 वाले का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा ये जो है क्या होगा, समान हो जाएगा, सभी में एक ही मान होगा। यानी अगर कोई भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में समायोजित है, उसमें धारा समान रूप से बहती है। इसका सही ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें कह रहा है, किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है। तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। इसका सही ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें कह रहा है, एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही ऑप्शन है वो आपका सी वाला हो जाएगा। यानी दोनों दिशा के लंबवत होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर और चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा के समांतर, यानी दोनों के लंबवत होती है। इस प्रकार से इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है, एल्केनों का सामान्य सूत्र है। तो देखिए, तीन श्रेणी होती है। एक होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो यहाँ पर हम लोगों से एल्केनों का पूछा, ना कि एल्कीन ना कि एल्काइन पूछा। तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, ठीक है। और एक एल्कीन का होता है CnH2n और दूसरे का होता है CnH2n-2 होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही ऑप्शन है वो आपका बी वाला हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी है, तो बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है। इसमें 2 कार्बन है, इसमें भी, यहाँ पर भी 2 कार्बन है, 2 कार्बन है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका डी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें आपका डी में पहला और तीसरे में बताया गया है। तो इसमें बढ़ता हुआ कार्बन का श्रेणी दिख रहा है। देखिए, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 हो गया है, और इसमें आएंगे तो इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 हो गया है। तो बढ़ता हुआ श्रेणी इसी में दिख रहा है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका डी वाला हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाती है। सोना, पोटेशियम। तो इसका सही ऑप्शन है आपका पोटेशियम, हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है। ये ठंडे धातुओं से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा। यानी 10 का सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला, 0 pH वाला विलेन होता है, यानी जिस विलेन का pH मान 0 होता है वो किस प्रकार का होता है। अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। तो देखिए, अम्लीय कब होता है, अम्लीय जब आपका 7 से कम होता है, क्षारीय जब 7 से अधिक होता है, और उदासीन जब आपका जो है और 7 है तो उदासीन होता है। तो यहाँ अम्लीय की बात कर रहा है, तो 0 से 7 के अंदर जिसका होगा वो विलेन अम्लीय होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नाम है, 0 पूछ रहा है, तो 0 भी 0
अरे वो क्या नाम है, 7 से कम में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में CO2 तथा H2A के संयोजन से निम्नलिखित से कौन सा यौगिक बनता है? तो आपको पता है ग्लूकोज बनता है, वो पेड़ पौधे अपना भोजन के रूप में बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही ऑप्शन है वो आपका बी वाला हो जाएगा, NaOH प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है? तो एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो पौधों में फ्लोएम का काम होता है भोजन का स्थानांतरण करना। तो यहाँ 14 का 80 हो जाएगा, भोजन कहो या खाद्य पदार्थ कहो, बात एक ही है। और जाइलम जल का स्थानांतरण करता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? मुख से, छोटी आंत से, यकृत से, पित्ताशय से। तो भोजन का पाचन जो है मनुष्य के मुख से ही शुरू हो जाता है। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन्स है? थायरोक्सिन, जिबरेलिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन। तो पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन्स कौन सा है इसमें? तो ये जो जिबरेलिन है ये पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन्स है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो वृद्धि हार्मोन्स किस में स्रावित होता है? यहाँ पर देखते हैं, बी वाला सही हो जाएगा, पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि में होता है। अगला है, कौन सा परागकोश अंदर बनता है? बाह्य दलपुंज, परागकण, अंडाशय, भ्रूणकोश। तो इसमें कौन सा जो है परागकोश के अंदर बनता है? क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो परागकण ही परागकोश के अंदर बनते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पुष्प के अंदर। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का जनन अंग है? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, उसके बाद तना और जयांग। पुष्प का इसमें से जनन अंग कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, जयांग जो है ये पुष्प का जनन अंग है। बाकी और इसमें से कुछ मादा अंग भी हैं। वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है, किससे बचाती है? यानी वायुमंडल की जो ओजोन परत है ये जो है पृथ्वी को किससे बचाती है? तो ये पराबैंगनी किरणों से बचाती है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट से बचाती है। इसका सही ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे विकल्प वाले सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग हल करने वाले प्रश्नों को चलते हैं, हल देखते हैं। इसमें कहा गया है, एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 4 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। बाइक से पीछे आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 8 मीटर है। तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर और कहाँ बनेगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी गई है, ठीक है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। इसकी वक्रता त्रिज्या दिया गया है, तो वक्रता त्रिज्या को r से लिखते हैं। r बराबर आपका 4 मीटर है, यहाँ पर हमने लिख लिया। अब वक्रता त्रिज्या अगर दिया है तो फोकस दूरी निकल जाएगा, क्योंकि ये f बराबर r/2 होता है। r का मान 4 है, बट्टे में 2 कर देंगे, 2 दूना 4 यानी कि 2 मीटर। यहाँ से आपका ये निकल जाएगा फोकस दूरी, 2 मीटर आपका निकल गया। उसके बाद इसमें कह रहा है, बाइक से पीछे आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी बाइक से किसी समय 8 मीटर है, यानी कि ये वस्तु की दूरी हो गई। तो यहाँ पर ये u का मान है, ये वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं, और वस्तु को हमेशा जो है बाएं तरफ स्थित माना जाता है, तो ये माइनस में लिखा जाएगा। 8 मीटर है, तो यहाँ पर मैं इसको माइनस का 8 मीटर लिख लेता हूँ। अब उसके बाद हम लोगों से पूछ रहा है कि गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर पर और कहाँ बनेगा। तो हाँ, यानी हमको भी का मान बताना है। तो चलिए हम लोग फार्मूला लगा देते हैं। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f = 1/v प्लस का 1/u होता है। अब इसमें हम लोग मान कर रख लेते हैं। तो f का मान आपका 2 है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है तो प्लस में लिखा जाएगा, तो 1/2 बराबर में 1/v, उसके बाद में प्लस यहाँ पर देखिए 1/u। u का मान कितना है? u का मान -8 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 1/8 हो जाएगा। उसके बाद 1/v बराबर इस 1/8 को इस तरफ लाएंगे तो 1/2, उसके बाद प्लस का 1/8 हो जाएगा।
उसके बाद 1/v इज इक्वल 2 और 8 का हम लोग लासा ले लेते हैं, तो 8 हो जाएगा इसका लासा, 8 हो जाएगा इसका लासा। अब यहाँ पर हम लोग इसको हल करते हैं, तो इससे भाग करेंगे तो 2 चौका 8 यानी 4 हो जाएगा, प्लस का 8 से कट जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1/v बराबर यहाँ पर 4 1 5/8 हो जाएगा। अब इसको हम लोग पलट देते हैं, तो v बराबर ये 8/5 हो जाएगा। भाग करेंगे तो v बराबर ये आपका, तो यहाँ भाग कर देंगे, भाग जब होगा तो ये 1.6 मीटर निकल के आएगा। यानी कि ये देखिए v का मान आपका प्लस में निकल के आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बनेगा। इसका अर्थ यही है, यही हमारा आंसर भी हो गया। इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करना था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कह रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 80 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि दोष के लिए अर्थात अनंत दूरी तक वस्तु देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति तथा किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो चलो हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका मतलब यह है 80 मीटर जो दिया है, इसका मतलब यह है कि वो अधिक से अधिक अगर 80 मीटर दूर तक प्रतिबिंब बने तो वो देख सकता है साफ साफ, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्रतिबिंब की दूरी दिया है v बराबर 80 मीटर, ठीक है। यहाँ पर हमने 80 मीटर लिख लिया। अब उसके बाद यहाँ पर इसका मतलब वस्तु को, यहाँ पर v का मान अगर 80 मीटर दे रखा है तो यहाँ पर वस्तु जो होगा वो अनंत पर होगा, ठीक है, यानी इसका मान अनंत होगा। तो यहाँ पर हमने u का मान इनफाइनाइट ले लिया। अब यहाँ पर हम लोग जो है फार्मूला लगा देते हैं। अब उसके बाद हम लोग फार्मूला लगाते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। अब चलो हम लोग मान इसमें रख लेते हैं। तो 1/f बराबर यहाँ पर 1/v का मान 80 दिया गया है, यहाँ पर माइनस का 80 होगा, तो यहाँ पर माइनस का 80 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस लगाएंगे और u का मान इनफाइनाइट है, माइनस का इनफाइनाइट है, तो यहाँ पर ये प्लस का इनफाइनाइट हो जाएगा। तो 1/f इज इक्वल्स 1/ माइनस का 80 हो जाएगा। और ये 1/इनफाइनाइट का मान जो होता है ये 0 होता है। तो कुल मिलाकर के 1/f बराबर ये आपका माइनस का 1/80 होगा। और जब इसको आप पलट देंगे तो ये आपका माइनस का 80 मीटर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये फोकस दूरी आपका इतना निकल के आ जाएगा। तो यानी कि f का मान जो है 80 मीटर आया है, माइनस का 80 मीटर। इसका मतलब ये माइनस का अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, तो यहाँ पर अवतल लेंस का प्रयोग होगा। यहाँ लिख सकते हैं अवतल लेंस का प्रयोग होगा। अब अगर क्षमता पूछता तो यहाँ पर हम लोग क्या नाम है, लेंस की क्षमता का फार्मूला लगाते थे, एक v बराबर 1/f मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका मान निकाल करके रख लेते, तो यहाँ पर क्षमता जो भी निकल के आता वो हमारा क्षमता हो जाता। तो चूंकि इतना ही हल करने के लिए बोला है तो हम लोग इतने हल करेंगे, ज़्यादा नहीं हल करेंगे। तो इसमें जो हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, देखिए पिछले सेट में भी हमने इसको बता रखा था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो हर एक सेट में मैं आपको समझाऊंगा तो ये थोड़ा वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए जब अगले सेट में वो क्वेश्चन हमको बार बार मिलेगा तो मैं आपको केवल दिखा दूंगा, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर एक बार नोट कर लिए तो बार बार नोट करने की ज़रूरत नहीं है आप सभी को, ठीक है। अब इसमें जो एक दूसरा प्रश्न है इसको देखिए, धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिए ये निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। यहाँ पर आप देखिए इसका उत्तर यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें एक धारावाही चालक रखा है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके आसपास भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो देखिए नंबर 1 तार में प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है। उसके बाद चालक की लंबाई जो L होती है इस पर निर्भर करता है। उसके बाद चालक पर जो बल लगता है
चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उस पर निर्भर करता है। उसके बाद उसके बीच बनाए गए कोण पे निर्भर करता है। और अगर हम लोग यहाँ पर जो चारों समीकरण हमको प्राप्त हो रहे हैं, अगर मैं इन सबको मिला देता हूँ तो हमारा एक फार्मूला बनेगा F बराबर F प्रोपोर्शनल IVL साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाएंगे तो ये आपका K आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, और इसका मान 1 होता है, 1 रख दिया गया तो F बराबर IVL साइन थीटा। ये हमारा फार्मूला मिल जाएगा धारावाही चालक पर लगने वाले बल के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। अब उसके बाद इसमें जो ये अगला क्वेश्चन है, दिए गए घरेलू विद्युत परिपथ की व्यवस्था का चित्र बनाकर स्पष्ट रूप से समझाइए। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसको आप चाहे इसको कर सकते हो या चाहे इसमें एक अथवा करके दिया है, आप चाहे इसको करो, तो मैं दोनों आपको बता देता हूँ। तो घरेलू विद्युत परिपथ का चित्र आपको कैसे बनाना है, आइए हम आपको बता देते। तो ये है घरेलू विद्युत परिपथ का चित्र मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग कहाँ से लगाया जाता है, एक पावर हाउस से इसका कार्यक्रम शुरू होता है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से इसकी व्यवस्था होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पर मेन फ्यूज विद्युत मेंस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद विद्युत मेंस होता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर 2 विद्युत मेंस इसमें लगे होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो है बल्ब लगा होता है। उसके बाद बल्ब के लिए यहाँ पर आपको पता है कि स्विच की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे स्विच लगा होता है। यहाँ पर प्लग पॉइंट लगा होता है, और उसके बाद इसके नीचे भी स्विच लगा होता है। यहाँ पर रेगुलेटर लगा होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप जो है मतलब ये कुल मिलाकर कहने का मतलब ये घर की एक जो है सर्किट बना करके आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि जो है किस तरह से घर की जो है सर्किट तैयार की जाती है। इस प्रकार से आप लोग इसका जो है चित्र ड्रा कर सकते हैं, और ड्रा कर देंगे तो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, एक भी नंबर नहीं कट सकते हैं। अब उसके बाद इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है, आइए हम लोग इसको ज्ञात कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि जो है एक सर्किट दिया गया है, इसमें आपको प्रतिरोध का मान बताना है टोटल, और शेल में प्रवाहित धारा का मान बताना है, तथा 0.8 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुल प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 6 ओम और 2 ओम हमारा समांतर क्रम में है। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का अथवा है, अथवा प्रश्न। ठीक, तो इसमें यहाँ पर 6 ओम और 2 ओम वाला जो प्रतिरोध है ये आपका समांतर क्रम में है। 6 ओम तथा 2 ओम समांतर क्रम में है। ठीक, हमने यहाँ पर दर्शा दिया। अब समांतर क्रम में है तो इनका मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो 1/r' मान लेते हैं, और यहाँ पर 1/6 प्लस 1/2 लिख लिया जाएगा। समांतर क्रम का सूत्र ही होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है। तो यहाँ पर 1/r' बराबर यहाँ पर 6 और 2 का लासा आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पर इसको काट देंगे तो यहाँ पर हमारा 1 प्लस 3 दूना 6, यहाँ पर 3 आ जाएगा। उसके बाद 1/r' बराबर यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4/6, 4/6 हो जाएगा। अब इसको पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो r' बराबर 6/4 हो जाएगा। यहाँ पर इसको काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 तियाएँ 6, यानी कि r' का मान आपका आ जाएगा 3/2 ओम आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा ये निकल चुका है। अभी ये हमारे पूरे परिपथ का प्रतिरोध नहीं निकला है। अब हमारा ये जो r' है, ये जो r' निकल के आया है ये, और ये वाला हमारा जो है किस क्रम में हो जाएगा, ये हमारा जो है श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं लिख लेता हूँ कि r' और इसमें 0.8 ओम दिया गया है। 0.8 ओम का प्रतिरोध किस क्रम में है, श्रेणी में है। तो श्रेणी में है तो कुल प्रतिरोध R बराबर 3/2 प्लस का 0.8 होगा। तो R बराबर इसका भाग करेंगे तो ये आएगा 1.5 प्लस 0.8। तो R बराबर इसको जोड़ लेंगे तो ये हमारा 8 5 13, यानी कि ये 2.3 ओम प्रतिरोध निकल के आ जाएगा।
ठीक, ये हमारा प्रतिरोध निकल चुका है। पहला क्वेश्चन हमारा हल हो चुका है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हल हो चुका। अब इसी में दूसरा पूछ रहा है शेल में प्रवाहित धारा ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि शेल में प्रवाहित धारा I बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध होता है। तो आप ध्यान से देखें धारा कैसे ज्ञात होगा। I बराबर होता है E बटे R, हमने बता दिया आपको। यहाँ पर E की जगह पर आप विद्युत वाहक बल नहीं दिया है तो विभवांतर लिख सकते हैं, ठीक है, यानी ओम का नियम कुल मिलाकर के लगा सकते हैं। तो I बराबर V बटे R, तो V बटा R, ठीक है। अब V का मान कितना है, V का मान यहाँ पर प्रश्न में जो सर्किट है वो 12 वोल्ट दिया गया है, तो यहाँ पर 12 मैं लिख लेता हूँ, बटे में R का मान 2.3 आया है। यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो ये ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 120 बटे यहाँ पर 23 एम्पियर निकल के आ जाएगा। ये धारा का मान आपका आ चुका है। इस तरह से ये आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है, ये आपका दूसरा वाला क्वेश्चन है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है 0.8 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर निकालना है। तो आपको पता है ओम का नियम होता है V बराबर IR, तो यहाँ पर I का मान तो निकल ही चुका है, V बराबर I का मान आपका 120 बटा 23 आ गया है गुणे। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हम लोग हल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें 0.8 ओम वाले प्रतिरोध का विभवांतर निकालना है। तो यहाँ पर प्रतिरोध की जगह पर मैं ये R का मान जो है ये 0.8 ओम रखूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको रख के कैलकुलेट करूँगा 0.8, ठीक। तो V बराबर ये हो जाएगा हमारा 196 हो जाएगा, इसका गुणा होगा 12 8 196 और दशमलव लग जाएगा, तो ये कुल मिलाकर के 96 आ जाएगा, बटे में 23 है, 23 लिख देते हैं, ठीक है। अब मैं जब इसका भाग करूँगा तो V बराबर हमारा 4.17 वोल्ट निकल के आ चुका, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से यह क्वेश्चन को लगाना था, हल करना था। आशा करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग केमिस्ट्री में आ चुके हैं, तो देखिए यहाँ से हमारा निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक एक करके समझाऊंगा तो काफ़ी बड़ा हो सकता है भाई, क्योंकि सभी का सूत्र लिखूंगा, फिर मिलाऊंगा, फिर उसको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट इसका पूरा आंसर बता देता हूँ। आप लोग जो है इसका आंसर नोट कर लीजिए, चारों का स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए कैसे बनाया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई, यहाँ पर ये पीछे आंसर में इसको सॉल्व करके बताया गया है, इसलिए आप लोग जो है इसको चारों को अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको अच्छे से जूम करके दिखा दिया हूँ, ठीक है। और चारों को नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या क्या बोला गया है, फार्मूला उसमें हिंदी में क्या क्या लिखा और क्या क्या मिला करके क्या क्या बनाया गया है, ठीक। तो ये भी हमारा पूरा हो चुका है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, देखिए इसको भाई आप लोग ढूंढ लेना, कहीं से भी अगर मिल जाएगा तो ठीक है। अगला क्वेश्चन है आयनिक यौगिक के गलनांक कुछ होते हैं, तो इसका कारण क्या है देखिए। तो यहाँ से आप इसका उत्तर देख लीजिए। आयनिक यौगिक आयनों से मिलकर बने होते हैं, ना कि अणुओं से मिलकर। विपरीत प्रकार के आयन धनात्मक तथा ऋणात्मक प्रकार के आयन वैद्युत बल के द्वारा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह आकर्षण बल बहुत ही मजबूत शक्तिशाली होता है, इसलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है। तो ये इसका आंसर हो जाता है। बहुत सटीक आंसर है, बहुत छोटा आंसर है। अब उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके 2 उदाहरण दीजिए। तो हमने बताया था कि अम्ल और क्षार जब आपस में मिलकर के क्रिया करते हैं तो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो मैं परिभाषा में जैसा बोल रहा हूँ वैसा लिखिए। अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कोई 2 एग्जाम्पल देना है तो एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ कि जैसे यहाँ पर मैंने HCl ले लिया और NaOH ले लिया, ये दोनों को मिलाया तो एक दूसरे को उदासीन कर देंगे, ठीक है। तो ये बना लेंगे NaCl, ठीक, प्लस H2O बना लेंगे। एक एग्जाम्पल आप अपने बुक से ढूंढ लेना और लिख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भार्जन को उदाहरण सहित समझाइए, यानी भार्जन को आपको बताना है और उसको उदाहरण देना है। तो ये आपका देखिए भार्जन का परिभाषा है और नीचे इसके उदाहरण है। सांद्रित H को उसके गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में एक परावर्तनी भट्टी में गर्म करने की प्रक्रिया को भार्जन कहते हैं, ठीक है। यानी सांद्रित अयस्क जो होते हैं, शुद्ध किए गए जो अयस्क होते हैं, उसको उसके गलनांक से यानी उसका जो हाईएस्ट ताप होता है
उससे कम ताप पे जो है नियंत्रित मात्रा में जो है परावर्तनीय भट्ठी में गर्म करना ही भर्जन कहलाता है। यहाँ पर देखिए जैसे संधारित्र S को वायु में गर्म किया गया तो ये Z1 जिंक ऑक्साइड बना लेगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड को बाहर करेगा। कॉपर सल्फेट इसी प्रकार है, इसमें भी ऑक्सीजन प्रवाहित किया जाएगा तो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड बना लेगा, सल्फर ऑक्साइड को बाहर कर देगा, सल्फर डाइऑक्साइड को बाहर कर देगा। ठीक है, तो ये इसके उदाहरण है और परिभाषा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें कह रहा है आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो इसका जो पहला है इसका आईयूपीएसी जो होगा वो एथेनोइक अम्ल होगा, क्योंकि इसको मैं अगर यौगिक के रूप में लिखूंगा तो CH3COOH मैं लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पर एक कार्बन, दो कार्बन और दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन बन रहा है, ये 4 हाइड्रोजन बन रहे हैं। ठीक है, तो इसका नाम जो हो जाएगा वो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। और इसका जो नाम रखूँगा तो ये इसमें एल्डिहाइड समूह है, इसका नाम एथेनल हो जाएगा, और 2 कार्बन है तो एथेनल हो जाएगा इसका नाम। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। तो मिसेल क्या है, संक्षारण क्या है, योगात्मक अपक्रिया क्या है। तो चलो भाई इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए ये आपका मिसेल है, देखिए यहाँ पर केवल मिसेल पर ही ध्यान देंगे, बाकी इसमें और भी कुछ पूछा गया है तो हम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। साबुन के अणुओं का आणविक सिरा जल की ओर होता है, यानी इसका एक आणविक, इसमें 2 सिरे होते हैं, एक आणविक एक हाइड्रोकार्बन वाला होता है। तो आणविक सिरा होता है ये जल की ओर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन वाला सिरा तैलीय की ओर होता है, यानी कि जबकि जो हाइड्रोकार्बन वाला सिरा होता है वो तैल की ओर होता है। ठीक है, होता है। साबुन के अणुओं की इस प्रकार की व्यवस्थित संरचना को मिसेल कहते हैं। ठीक, यानी जो इस प्रकार की संरचना बनती है कि जैसे आणविक सिरा जल की ओर और हाइड्रोकार्बन वाला सिरा तेल की ओर होता है, तो इस प्रकार की जो संरचना है इसी को हम लोग मिसेल कहते हैं। मिसेल मैल को पानी में घुलाने में मदद करता है, यानी मिसेल जो होता है ये मैल को पानी में घुलाने में मदद करता है। इस तरह से इसकी संरचना बन रहा है, ये संरचना यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यही इसकी मिसेल की संरचना है। तो इसमें जैसा पूछा था हम लोगों ने वैसा उत्तर इसका लिख दिया है। तो देखिए मैं संक्षारण जो है इसकी परिभाषा आपको बता देता हूँ। संक्षारण का मतलब क्या होता है, देखिए जब विभिन्न प्रकार के धातुओं को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल के, मिट्टी के कणों और नमी के कारण उस वस्तु पर, उस धातु पर जंग लगने लगता है, जिसको हम लोग संक्षारण कहते हैं। तो ऐसे आप लोग लिख लेना कि लंबे समय से विभिन्न प्रकार के धातुओं को वायु में खुला छोड़ देने से उसमें धूल के कण, मिट्टी के कण और नमी के कारण जंग लगना शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग संक्षारण कहते हैं। इतना आप लोग इसमें लिख लेना। सुन करके मैं जैसा बोल रहा हूँ वीडियो को आप जो है रोक रोक करके सुन करके आप लोग इसको लिख लेना जैसा मैं बोल रहा हूँ। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है योगात्मक अपक्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पर योगात्मक अपक्रिया मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए। वह रासायनिक अभिक्रियाएँ यहाँ पर अभिक्रियाएँ रहेगा जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या अणु परस्पर संयुक्त होकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, योगात्मक अपक्रिया कहलाती हैं। इसको संयोजन भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर जल और चूना पत्थर मिलकर के बुझा चूना COH का होल टॉयज बना लिए हैं। ठीक है, केवल एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमारा एक योगात्मक अपक्रिया है। और बाकी इसमें और भी एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो और भी आप लिख सकते हैं। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन पूछा है पुनरुद्भवन व मुकुलन का सचित्र वर्णन करना है। तो भैया पुनरुद्भवन और मुकुलन चित्र आप लोग बना लेना, बाकी मैं आपको परिभाषा समझा देता हूँ। तो देखिए हमारा पहला टॉपिक है पुनरुद्भवन, या इसी को पुनर्जनन भी कहा जाता है। देखिए जब जीव का कटा हुआ भाग नए जीव का रूप ले लेता है, इस प्रकार के होने वाली अलैंगिक जनन को पुनरुद्भवन कहा जाता है, यानी इस घटना को पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहा जाता है। जैसे ये अमीबा में होता है, हाइड्रा में होता है, प्लेनेरिया आदि में होता है। तो आप इनके चित्र को जाकर के आप लोग सर्च कर लेना और सर्च करके उनके चित्र को बना लेना, वो उसका सचित्र वर्णन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसमें मुकुलन पूछ रहा है तो मुकुलन भी देख लीजिए। देखिए मुकुलन की डिफिनीशन क्या होता है, बहुकोशिकीय जीवधारियों के शरीर की सतह पर अनेक मुकुल बनते हैं, यानी कि जो बहुकोशिकीय जीवधारी होते हैं इनके शरीर पर जो छोटा छोटा मुकुल उग जाता है। ठीक है, मुकुल मृत शरीर से पृथक होकर, यानी वो जब शरीर मर जाता है, बहुकोशिकीय जीवधारी जब एक्सपायर कर जाता है तो वो उससे अलग हो जाता है और नए जीव का निर्माण कर लेता है। यह प्रक्रिया मुकुलन कहलाता है। जैसे ये हाइड्रा में होता है, स्पंज में होता है, ईस्ट आदि में होता है।
ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको डेफिनेशन दोनों के बता दिए और उदाहरण बता दिए हैं। बाकी आप लोग जो है इनके चित्र को आप लोग सर्च करके बना लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए, मनुष्य में इस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है। 22 जोड़ी गुणसूत्र को ऑटोसोम कहते हैं। एक जोड़ी गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। कुल मिलाकर के 23 बना और दोनों का मिलते हैं तो 46 होते हैं। यह स्त्री तथा पुरुषों में भिन्न भिन्न होता है। नर में XY के रूप में होता है तथा मादा में XX के रूप में होता है। अब इसी प्रकार से इनका निर्धारण होता है। देखिए, जैसे XY ये आपका क्या नाम है, नर गुणसूत्र हो गया, और XX ये आपका मादा गुणसूत्र हो गया। अब अगर देखिए यहाँ पर नर वाले का X और मादा वाले का X अगर मिलता है तो ये जो है मादा का जन्म देते हैं, और अगर नर का Y गुणसूत्र और मादा का X गुणसूत्र आपस में मिलते हैं तो ये नर का जन्म लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये निर्धारण होता है इसका। अब यहाँ पर देखिए, इस एक विशेष पॉइंट्स को बताया गया है कि नर का Y गुणसूत्र ही नर तथा मादा का लिंग निर्धारण करता है। तो ये इसका जो है कंप्लीट आंसर हो गया। इस तरह से आप इसके बारे में बता सकते हैं। चित्र सहित इसमें पूछा था तो हमने चित्र के साथ में आपको समझा दिया है। उसके बाद इसमें एक अगला टॉपिक है, प्रकाशानुवर्तन तथा गुरुत्वानुवर्तन को उपयुक्त चित्रों की सहायता से परिभाषित कीजिए। यानी इसमें भी आपको चित्र बनाना है। मैं केवल आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, बाकी चित्र आपको खुद बनाना है सर्च करके। तो पहले प्रकाशानुवर्तन क्या होता है इसको समझते हैं। जब पौधे के अंगों की गति प्रकाश उद्दीपन के प्रभाव द्वारा निर्धारित होती है तब इसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश की गति के प्रकाश के हिसाब से जो है जब उस पर उसका निर्धारण होता है, उसका प्रभाव पड़ता है, तो इस घटना को हम प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। और गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है, तो गुरुत्व बल के कारण पौधों के अंगों में होने वाली गति गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। ठीक है, ये ना है भाई, ना समझना। तो यहाँ पर हमने दोनों का डेफिनेशन आपको बता दिया है। बाकी चित्र आपको खुद से सर्च करके बना लेना है। बाकी के इसमें बायो के जो कुछ शेष प्रश्न बच रहे हैं, इन प्रश्नों को आपको खुद से ढूंढ करके इनके उत्तर को लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि सारी क्वेश्चन का आंसर बताना जो है थोड़ा वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो से आपको ज़रा सा भी हेल्प मिलेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको पिछले जितने भी सालों के अनसॉल्व सेट बनाए गए हैं, अगर आप सभी का हल सर्च करेंगे, ढूंढेंगे तो सारा का सारा आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट सेट हमारा जो है चौथा होगा, जिसका पेपर कोड 824 IM होगा।